नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिन आडवाणी के घर पर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनाथ सिंह ने कहा, मोहन भागवत से फोन पर बातचीत के बाद इस्तीफा वापस लेने को राजी। चुनाव से पहले मोदी छेड़ेंगे बड़ा अभियान। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ऊंची बनाएंगे सरदार पटेल की मूर्ति। हर गांव से मांगेंगे लोहा। नक्सली हमले में घायल पूर्व मुख्यमंत्री वीसी शुक्ला का निधन। वेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। राजनेताओं ने जताया दुख। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली 13 जून तक पुलिस रिमांड पर। आखिरी खत सामने आने के बाद सूरज की हुई थी गिरफ्तारी। और धोनी के कंपनी कनेक्शन पर बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष रवि सावंत की न्यूज नेशन पर सफाई। कहा, अभी तक नहीं भेजा गया धोनी को किसी भी तरह का नोटिस। और आइए क्वेश्चन आवर में शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दिग्गज नेता मान गए कि उनके बिना पार्टी अब नहीं चल सकती, इसलिए 36 घंटों के भीतर ही पहले इस्तीफा उन्होंने दिया तमाम पार्टी के अहम ओहदों से, और उसके बाद आज उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ऐसा बताया है खुद पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने। आडवाणी के घर से ही की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लिखे हुए स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी की जो भी शिकायतें रही हैं पार्टी के कामकाज को लेकर, उन तमाम शिकायतों को दूर किया जाएगा। और आरएसएस के प्रमुख के बातचीत के बाद लालकृष्ण आडवाणी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वो उन तमाम पदों पर वापस आसीन हो जाएंगे जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें पार्टी से उनके कामकाज पर असर पड़ सकता था। जाहिर सी बात है, लालकृष्ण आडवाणी अब मान गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर एकजुट होने का दावा कर सकती है। बीजेपी का आडवाणी को मनाने का ये मिशन आखिरकार कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। तो आइए अब सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता अमितेश के पास और ये जानते हैं कि दरअसल वहां आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले कि अमितेश ये बताएं कि कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कहां और कैसे सामने आया, आइए जरा आपको दिखाते हैं कि दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा। खत्म हुआ 36 घंटे का ड्रामा। नरम पड़े लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन सहयोगी दलों के दबाव के बाद हरकत में आई बीजेपी ने उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से लेकर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने सोमवार से ही इस मामले को सुलझाने के लिए तमाम दांवपेच लगा दिए। आडवाणी की नानुकुर के बीच शाम होते होते राजनाथ सिंह जब मीडिया के सामने आए तो अच्छी खबर लेकर आए। हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि जिस भी मामले को लेकर, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर यदि आडवाणी जी को कोई शिकायत होगी तो मैं स्वयं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय आडवाणी जी से बातचीत करूंगा और उसका मैं निराकरण करूंगा। खबर यह है कि रूठे आडवाणी को मनाने में अकेले बीजेपी नेताओं ने ही जोर आजमाइश नहीं की, बल्कि संघ ने भी अंदर खाने इसमें अहम भूमिका निभाई। संघ के वरिष्ठ नेताओं ने आडवाणी से खुद इस मामले में बात की। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी इसकी तस्दीक की। संघ ने इस प्रकरण में केवल इतना ही कहा था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जल्दी इसको सुलझा जाए। इससे पहले सुबह खुद सुषमा स्वराज ने भी आडवाणी से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी में अब सब कुछ ठीक है। आडवाणी के मान जाने पर बीजेपी ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही मोदी के लिए भी ये बड़ी राहत की खबर है। मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि मैंने कल ही कहा था कि आडवाणी जी लाखों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। मैं आज आडवाणी जी के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। आडवाणी ने बेशक यू टर्न ले लिया हो, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या आडवाणी के मोदी से तमाम गिले शिकवे दूर हो गए या फिर आडवाणी ने वक्त के साथ समझौता करना ही बेहतर समझा। काफी मान मनोबल के बाद लालकृष्ण आडवाणी मान गए हैं, लेकिन इसके लिए नागपुर से आरएसएस के मोहन भागवत को हस्तक्षेप करना पड़ा। मोहन भागवत ने खुद लालकृष्ण आडवाणी से बात की है और ये तय किया गया है कि लालकृष्ण आडवाणी की
तमाम शिकायतें सुनी ही नहीं जाएगी, बल्कि उनका निवारण भी किया जाएगा और नए फॉर्मूले के तहत लालकृष्ण आडवाणी की तमाम सुझाव पार्टी इंप्लीमेंट भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित जागोरी के साथ सईद मुजीब, न्यूज नेशन, दिल्ली। दरअसल देखा जाए तो एक पंचसूत्री फॉर्मूला बना है जो कि अनधिकृत सोर्सेस के हवाले से हम तमाम पत्रकारों तक पहुंचा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कमरवही नकवी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ राशिद मसूद साहब मौजूद होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अमितेश हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। अमितेश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी मान गए जरूर, पंचसूत्री फॉर्मूला भी बनाया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, क्या आरएसएस के कहने पर मान गए? क्या आरएसएस अब वाकई में लालकृष्ण आडवाणी को तवज्जो देता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये कहना उचित नहीं हुआ कि आडवाणी के युग का फिर से आडवाणी की एक तरह से बीजेपी में माना जाए तो उनकी चलेगी, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि देखा जाए तो आडवाणी का एरा खत्म हो चुका है। हाँ, एक बात जरूर है कि आडवाणी को यहाँ पर एक आखिरी चांस दिया गया है, क्योंकि आडवाणी सबसे बुजुर्ग नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, तो आरएसएस की तरफ से भी और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से एक चांस उनको दिया गया, आखिरी चांस इसको कहना चाहिए कि आडवाणी को अब मानना होगा कि वो मार्गदर्शक की ही भूमिका में रहेंगे। आडवाणी को तमाम महत्वाकांक्षाओं को यहाँ पर त्यागना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आडवाणी को इस बात का एहसास हो गया कि वो अब मार्गदर्शक की ही भूमिका में रहेंगे। पीएम पद पर भले ही जो उनकी दावेदारी है उसको लेकर के आडवाणी अब एक कदम पीछे उन्हें खींचना होगा। बिल्कुल अमितेश, बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। आइए अब आपको हम दिखाते हैं वो जो पंचसूत्री तथाकथित तौर पर फॉर्मूला है, दरअसल वो है क्या। आइए अब आपके सामने सबसे पहले वो जल्दी से पेश कर दें, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहा यह जा रहा है कि संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी तुरंत ही, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जो पार्टी संबंधित मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि खुद ही राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी पहल वो खुद ही करेंगे। उसके बाद यह भी कहा गया है कि पार्टी के सही अहम फैसलों में आडवाणी की सलाह ली जाएगी। दरअसल यह भी बताया जा रहा है दबी जबान में कि राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी मिलकर अब पार्टी की दिशा और दशा तय करते हुए दिखाई देंगे। तीसरी बात यह निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री पद पर आडवाणी की सलाह के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। यह आखिरकार कितना सही या कितना गलत होगा यह तो वक्त ही बताएगा। चौथी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी में संघ के प्रतिनिधि के तौर पर सोनी साहब जो मौजूद हैं उनकी कामों की समीक्षा की जाएगी और हो सके तो उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि उससे लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन इस पर कोई आश्वासन उन्हें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मामले में अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि सूत्रधार के तौर पर स्पष्ट सामने आया है तो वो है नितिन गडकरी, जिन्होंने आडवाणी से इस पूरे मामले के तार को सुलझाने में संघ के साथ अहम भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि गडकरी साहब के जाने का रास्ता प्रशस्त अगर जिस आदमी ने किया था वो थे लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन ऐसा लगता है कि आडवाणी को पार्टी में बनाए रखने का रास्ता गडकरी साहब ने तय किया है। नकवी जी, सबसे पहले एक छोटी टिप्पणी आपकी, जो पंचसूत्री कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है ये अनधिकृत सूत्रों के हवाले से है, आपको इसमें से कुछ भी संभवतः होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई संभावना नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर जो भी ये फार्मूला है, ये फार्मूला पहले तो कहीं ऑफिशियल फार्मूला नहीं है। आप बीजेपी का जो अधिकृत बयान देखें, उस बयान में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आडवाणी पार्टी को गाइड करते रहेंगे। इस एक शब्द के अलावा और कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि उनकी भूमिका पार्टी में मार्गदर्शक की है और वो उसी रूप में रहें। जी, तो पार्टी में ही मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। अब राशिद मसूद साहब, जाहिर सी बात है एक ऐसा मौका आप लोगों को मिल गया जिस पर आप लोग बीजेपी पर जबरदस्त चुटकियां लेते रहे। अब आडवाणी जी वापस आ गए हैं, तो क्या चुटकी लेने का मौका खत्म हो गया? देखिए, चुटकी लेने का मौका नहीं। आडवाणी जी ने एक बात बहुत जबरदस्त कही है कि पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है, अपने रास्ते से भटक गई है, और मतलब ये है कि इसके अंदर जो फैसले होने लगे हैं वो बिल्कुल अप्रजातांत्रिक तरीके पर होने लगे हैं जी। तो ये बात से ही अपने आप में काफी है कि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। जो पार्टी रास्ते से भटक गई है उसमें आडवाणी जी के इस्तीफा लेने या ना लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भटकी हुई है तो उसका इस्तीफा वापस लेने से कोई रास्ते पे नहीं आ गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि क्योंकि तमाम लोगों ने, लेकिन मसूद साहब बीजेपी तो ये कहती है अपने इस्तीफे तो वापस ले लिए। बीजेपी तो ये कह रही है मसूद साहब कि जो भी बातें हैं उसको आंतरिक स्तर पर सुलझाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। कम से कम ये लोकतंत्र के तौर पर पार्टी में बात रखी तो जा रही है। देखिए, कह तो रहे हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं ना। अगर ये बात से आडवाणी जी मुतमईन होते तो आडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते,
आडवाणी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ना होना इस बात की दलील है कि उन्होंने जो बात कही थी वो उसने अपनी बात पर कायम है जी। वो प्रेशर में तमाम आरएसएस के और तमाम नीतियों के अपने साथियों के उसमें उन्होंने इस्तीफा हो सकता है वापस ले लिया हो। और ये भी पता नहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी तो कुछ ही कह देते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने गवाह में ये कह दिया था कि मैंने रोक दिया, कल सुबह को वो आ जाएंगे, लेकिन अगले दिन सुबह को भी नहीं आए आडवाणी जी। तो राजनाथ सिंह जी भी तो कभी कभी बातें अपनी तरफ से कह देते हैं, हमें नहीं मालूम है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि जब आधिकारिक तरीके पर बीजेपी की तरफ से तो आया, आडवाणी जी की तरफ से कोई बात नहीं आई। अच्छा चलिए, उस पर आडवाणी जी की नाराजगी अपनी जगह बरकरार है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। अच्छा मसूद साहब, इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, अभी नकवी जी को भी चर्चा में शामिल करें, लेकिन एक सवाल अचानक मन में आ गया। जरा ये बताइए कि आप लोगों के लिए कौन ज्यादा मुनासिब है, लालकृष्ण आडवाणी या नरेंद्र मोदी? आपको लगता है कि आडवाणी जी रहते तो आपके लिए अच्छा विपक्ष होता? देखिए, अच्छा विपक्ष की बात तो दूसरी है। ये बात सही है कि आडवाणी एक मतलब ये है कि पुराने नेता हैं और विपक्ष के वो जानते हैं, ट्रेडिशंस को जानते हैं, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस को। मोदी जी पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन को जानते हैं, उनका मिजाज डिक्टेटराना है, डिक्टेटरशिप का मिजाज है उनका। तो लेकिन ओवरऑल हमारे लिए तो अगर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट मोदी को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें ज्यादा सूट करता है। हम तो चाहते हैं कि वो जरूर किया जाए उनको प्रोजेक्ट। चलिए, इस पर नकवी जी आपके लिए टिप्पणी बहुत तैयार करके रखे हैं, लेकिन इससे पहले कि नकवी जी के पास हम पहुंचे, हमारे पास मेघवाल जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, फोन पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघवाल साहब, अब ये पूरा मामला सलट तो गया है, लेकिन जरा ये बताइए कि वाकई में ये क्राइसिस खत्म हो गया है या आडवाणी जी की अभी जो शिकायतें हैं उस पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाएंगे? ये सिर्फ दिखाने वाली बात है, कर्टन डाला गया है, पर्दा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होने से चर्चा ज्यादा होती है, और चर्चा जब होती है तो कुछ न कुछ उसमें से ठीक चीज निकल के आती है जी। अब जो उन्होंने हमें चेताया है, बताया है कि भाई अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसको हम ठीक करने का, एक करेक्टिव मेजर लेने का हमें एक अवसर मिलेगा। और हम ये मान के चल रहे थे कि आडवाणी जी जैसे स्टेचर के आदमी को जिन्होंने बात कही है वो उस पे पार्टी जरूर कोई इंडोर्समेंट देगी। मेघवाल जी, तो क्या इसके लिए आडवाणी जी को अपना इस्तीफा देना जरूरी था? नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के लिए नीचे से आवाजें आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी हमें पसंद है, तो ये पार्टी ने पूरा एक सारा सिस्टम को समझा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो कोई आदमी लोकप्रिय होता है तो कोई न कोई उसकी ऐसी कोई काम होता है जिसके कारण जनता पसंद करती है उसका, उसके नहीं, मेघवाल साहब, मेघवाल साहब डिसीजन फास्ट लेते होंगे। मेघवाल साहब, अगर आप मेघवाल साहब बस एक जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, आडवाणी जी को क्या इस्तीफा देकर ये जतलाने की जरूरत थी कि पार्टी में काम ठीक नहीं चल रहा है? ऐसे भी आप लोग उनकी बात सुन सकते थे, उनके बिना मशवरे के तो ऐसे भी आप लोग कुछ नहीं करते हैं। क्या सुनाई नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि आडवाणी जी को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर लोकतांत्रिक है आपकी पार्टी, तो लोग ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण ही ये सारी चीजें हुई ना भाई साहब। नहीं तो अगर कांग्रेस जैसी स्थिति होती तो वो तो डिसीजन ले लेते और बाद में फॉलो करो। हम इसमें मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये अच्छी चीज है ना। इट इज ए गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। क्या इसमें क्या गलत है? हर चीज अगर हमारी पब्लिक में जा रही है और पब्लिक जान रही है कि क्या हो रहा है, तो कोई चीज अच्छी निकल के बाहर आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेघवाल जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। मीनाक्षी जी, हम आपसे नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे मीनाक्षी जी, ये पूरा जो प्रकरण हुआ है 36 घंटे का, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत थी, या आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं होता तो छवि के लिए ज्यादा बेहतर होता? देखिए, छवि में आप कई बार जो नेगेटिव चीजें होते हैं उसमें से भी जो मंथन है उसमें पॉजिटिव निकालते हैं, अच्छी चीजें निकालते हैं। मैं किसी भी लड़ाई झगड़े को, आपसी मतभेद को बुरा नहीं मानती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप अपनी विचार को व्यक्त नहीं करते तब तक सही चीज पर निर्णय नहीं होता, और सही निर्णय के लिए आपसी विचारिक मतभेद होना आवश्यक है। और आंतरिक प्रक्रिया के तहत आपसी मतभेद में या तो आप मेरी बात मान जाएं या मैं आपकी बात मान जाऊं, ना कि बात ना मानने पर एक दूसरे का कत्ल करवाया जाए, वो मेरे हिसाब से राजनीति के लिए खतरनाक चीज है।